हमने पिछली वीडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से रूटीन्स एंड रिचुअल डिस्कस कर लिया था। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टोरीज़ एंड मिथ्स के बारे में। सही, स्टोरीज़ क्या है, मिथ्स क्या है। मिथ्स दरअसल आप कहें तो एक इस्टेब्लिश फैक्ट कहते हैं दरअसल इसको हम। तो स्टोरीज़ एंड मिथ्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बात ही उन्होंने बता दी, सिंपल, ये हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड टू सजेस्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल और इवेंट्स। मैं और आसान करता हूँ, देखो स्टोरीज़ एंड मिथ्स ये किसी कल्चर का एक ऐसा एलिमेंट है, किसी कल्चर का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि उस कल्चर के अंदर हमें इम्पोर्टेंस दिलाता है, हमें कहता है कि भाई तुम इस इवेंट को कंसिडर करो, इसको अहमियत दो। हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुसलमान हैं, हम रमज़ान के महीने को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो जो शख्स पूरे साल नमाज ना भी पढ़ता होगा वो रमज़ान के महीने में लाजमी पढ़ता होगा। ये तो आप हर किसी ने देख लिया होगा, मौसमी नमाजी भी जिसको हम कह देते हैं। वो टॉपिक नहीं था मेरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर कल्चर के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं एम्फसाइज करने को कहा जाता है। सही है। तो स्टोरीज़ एंड मिथ्स हमें कहते हैं कि भाई ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप एम्फसाइज करो, इसको ज़रा कंसिडर करो, ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ये जो शख्स था ये इम्पॉर्टेंट शख्स था, इसको फॉलो करो। सही। तो जैसे कि अगर हम अपने मुस्लिम लीडर्स को देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी हमारे एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल है जिन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो वी शुड हैव टू गिव हिम अ कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस। मतलब स्टोरीज़ एंड मिथ्स हमें ये कहते हैं, हमें इन बात का ज़्यादा दिलाने के लिए कोशिश करते हैं कि चंद इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, चंद इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, चंद इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, चंद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और एलिमेंट्स होते हैं किसी कल्चर के, जिसको आपने एम्फसाइज करना है। दे आर पास बाय वर्ड और माउथ, दे हेल्प टू क्रिएट एन इम्प्रेशन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन गॉट टू वेयर इट इज़ एंड इट कैन बी डिफिकल्ट टू चैलेंज एस्टेब्लिश मिथ्स। एस्टेब्लिश मिथ्स मतलब एस्टेब्लिश फैक्ट्स and consider a need for a change of direction in future. एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, आप न्यू एम्प्लॉई थे, अब आ गए, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे लोग सीरियसली अपना काम किए जा रहे हैं, और जब भी कोई उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है ना, वो उसके सामने एक फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तस्वीर बनी होती है, वो उसकी तरफ देखता है, झुकता है, इज्जत से सर झुकाता है, पर अपने काम की जानब निकल जाता है। अब हर एक बंदा जो भी आता है ये काम करके चला जाता है। आप न्यू एम्प्लॉई थे, आप गए, आपने तस्वीर देखी और आप निकल गए, आपने सर को नहीं झुकाया रिस्पेक्ट के तौर पे। अब जो बाकी लोग हैं वो कहेंगे आपसे, यार तूने सर को नहीं झुकाया, यार कुछ तुम्हारे साथ कहीं बुरा ना हो जाए, वो फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हें इसको इज़्ज़त देनी चाहिए। सही है, हालांकि उस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन तुम्हें इसको इज़्ज़त देनी चाहिए। तो लोगों ने इस तरह मिथ बना लिया कि जो शख्स उसको इज़्ज़त देगा तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको इज़्ज़त मिलेगी, जबकि अगर हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाए तो ये तो एक इररिलेवेंट फैक्टर है। इज़्ज़त उसको मिलनी चाहिए जो कि परफॉर्मेंस अच्छी दे, जो कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ वगैरह को इंश्योरेंस में लाए, उनको क्या करे, एडॉप्ट करे, ओबे करे, परफॉर्मेंस और प्रोग्रेसिव अपनी शो करे, प्रोग्रेसिवनेस अपनी शो करे, तो उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनको नहीं देनी चाहिए कि जो सिर्फ तस्वीर के सामने झुके और चले जाएं। लेकिन इस तरह के मिथ बनाए जाते हैं, ख़ास करके अगर आप कोरिया में चले जाए तो कोरिया में तो मेरे ख्याल से इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। वहाँ पे तो किम जॉन यूइंग को जो ग्रेट ग्रैंडफादर है, हम बहुत से स्कूल के अंदर उनको मतलब एज अ गॉड भी माना जाता है कि वो हमारे गॉड, एक किस्म के गॉड। इन्होंने एक मिथ बना ली है। तो लिहाजा चंद फैक्टर्स ऐसे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चंद एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि हमें एहसास दिलाते कि ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल है जिसका ये किरदार था इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में। फॉर एग्जांपल KFC, जब आप KFC जाते हैं तो आपको एक बूढ़े आदमी की शक्ल नज़र आ रही होती है। वो बूढ़ा आदमी ही वो शख्स है जिसने KFC को स्टार्ट लिया था। KFC का पूरा नाम केंटकी फ्राइड चिकन, मेरे ख्याल से किसी केंटकी के मतलब उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। उनको लोग रिस्पेक्ट देते हैं।
और उन्हीं की रेसिपी आज तक फॉलो की जा रही है, जो कि अभी तक एक्सपोज नहीं हुई है। हर कोई कोशिश करता है कि हम अपनी जान से बना लें, लेकिन अभी तक कोई उसको एक्सपोज नहीं कर पाया है। तो स्टोरीज एंड मिथ्स से आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप सवाल कोई देख रहे, सॉल्व कर रहे BMBS का, और आपसे कह दिया जाए, किसी हिस्ट्री के बारे में जिक्र कर दिया जाए, किसी इंपॉर्टेंट शख्स के बारे में जिक्र कर दिया जाए कि भाई एक लीडर था ऑर्गेनाइजेशन का, उसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, अब वो क्या हो गया, अब वो डेड हो गया है, सही है। अगर वो अब वो डेड हो गया है, लेकिन उसका किरदार था, वो आपसे पूछ लेगा सवाल कि भाई अब ये लीडर कौन से एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है, आपने क्या बोलना है, स्टोरीज एंड मिथ के अंदर ये बंदा फॉल कर, सही। आपको सवाल दे दिया गया और कहा गया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने एक इवेंट अरेंज किया है एम्प्लॉयज़ के लिए, सही है, और हर साल अरेंज करते हुए आ रही है। आप उसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि वो रिचुअल है, वो स्पेशल इवेंट है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ टाइम का ही पार्ट है, लाइफ टू लाइफ हर साल होता जा रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ का ही पार्ट है, तो हम उसे कहेंगे रिचुअल है, रिचुअल में यानी स्पेशल इवेंट। सिंबल पे आ जाते हैं। Symbol can become a representation of the nature of organization. Example of symbol might be a company, car, or helicopter, an office or building, or logo, or a style of language and a common word and phrases and jargon that employees use. आप अमेरिका में थे, आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट दिखाई दिया, बाहर क्या लिखा था, देसी फूड, देसी टेस्ट अवेलेबल, नीचे उर्दू में लिखा था। पहला इंप्रेशन ही माइंड पे पड़ा कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। क्यों? जो बाहर जिस यूनिकनेस से उन्होंने लिखा हुआ था, और जिस तरह उर्दू उन्होंने लिखी हुई थी, तो उन्होंने जो लोगो जो स्टाइल अडॉप्ट किया था उससे आपको आइडिया हो गया। अंदर गए तो अंदर कुछ लोग आपको उर्दू में बात करते दिखाए थे, अंदर गए तो कुछ लोग आपको अरे भाई कैसे ठीक ठाक हो, सब कुछ खैरियत से, उर्दू लफाजी का ज़्यादातर आपने इस्तेमाल लेगा, और उर्दू के मशहूर जार्गन्स का भी आपने वहाँ पे इस्तेमाल लेगा आपस में, जो कि पाकिस्तानी अमूमी तौर पर यूज़ करते हैं। तो आपको आइडिया होगा कि भाई ये तो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान का कल्चर यहाँ पे प्रिवेल करता है। और जब आपको कोई सवाल दे दिया ICAP ने, तो ICAP के सवाल के अंदर आपने नोट करना है कि ICAP किस चीज़ के पर एम्फसाइज़ किया जा रहा है। सवाल में अगर कह दिया गया कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसे हैं और क्या है, वहाँ पे ना एक खूबसूरत सी तस्वीर वगैरह लगी होती है, ऑर्गेनाइजेशन है अंदर बहुत खूबसूरत सी तस्वीर वगैरह लगी होती है, तो तस्वीर जो दीवार पर लगी हुई है वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। वेट अ सेकेंड सर, फिर से अगर किसी तस्वीर में किसी लीडर का तस्वीर लगाई जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई वो फ़िलहाल तो सिंबल ही है, लेकिन अगर आप उसको रिस्पेक्ट देने के लिए सर भी झुकाते हैं, सर ना झुकाए तो कुछ आपके साथ अनफॉर्चुनेट हो सकता है, तो हम कहेंगे कि मिथ भी बन चुका है, तो दोनों चीज़ें भी फॉल हो सकती है। पावर स्ट्रक्चर यानी क्या कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर का रोल क्या है, मतलब पावर किस तरह से एक्सरसाइज की जाती है, क्या सेंट्रलाइज अथॉरिटी है या डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी है, ये भी देखा जाता है। द इंडिविजुअल हु आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन। इन मैनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पावर इज obtained फ्रॉम मैनेजमेंट पोजीशन, however power can also come from personal influence or experience and expertise. The most powerful group within an organization are most closely associated with a core belief and assumption. अगर मैं किसी कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का सबसे पावरफुल जो मेंबर होता है वो BOD के अंदर पाए जाते हैं। CEO भी होता है, लेकिन CEO से ज़्यादा ताकतवर मेरे ख्याल से BOD के मेंबर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स पाए जाते हैं, डायरेक्टर्स, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, उनको ज़्यादा पावर हासिल है। तो वो जो चाहेंगे वो अपने मनमानी से अपने कल्चर के ही स्ट्रेटजीज, वैल्यूज़, बिलीव को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई आपकी अपनी दुकान है, आप दुकान के ऑनर है, आपके नीचे 3 लोग काम करते हैं, आपने कहा कि मैं उस एम्प्लॉई को ज़्यादा रिवॉर्ड दूंगा जो कि कस्टमर को चूना लगा के सामान बेच दे, ख़राब सामान ही बेच डाले। ये अब आप एक इमोरल एक्ट को एम्फसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन चूँकि आपने अभी मुंह से कह दिया और पे एम्प्लॉयज़ वही करने जा रहे हैं क्योंकि आपके पास पावर है, तो आपने ऑटोमेटिकली ही कल्चर को चेंज कर दिया, आपने डोमिनेंट वैल्यूज़ चेंज कर दी, आपने डोमिनेंट एटीट्यूड को चेंज कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, सेम एज जो हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था, ये वही है। कंट्रोल सिस्टम, सही है।
परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं।